नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में एक काफी दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। जी। हम देखेंगे कि कैसे यूरोप की अलग अलग ताकतें, पुर्तगाली यानी पोर्चुगीज, फिर डच, अंग्रेज या इंग्लिश, डेनिश और फ्रांसीसी यानी फ्रेंच, कैसे ये सब भारत पहुंचे। हाँ, और सिर्फ पहुंचे ही नहीं, कैसे उन्होंने यहाँ अपने पैर जमाए, व्यापार किया और फिर आपस में और यहाँ के शासकों से भी उलझे। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं कंपनियों के भारत आने की कहानी, उनकी शुरुआती बस्तियां, उनकी फैक्ट्रीज यानी फैक्ट्रियां, उनकी पॉलिसीज यानी नीतियां, उनके खास गवर्नरों और भारत पर उनके असर को समझने की कोशिश करेंगे। और उनके बीच जो लड़ाइयाँ हुई, बैटल्स, वो भी जरूरी हैं। सही कहा। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब यूरोप से यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जड़ें तो पुरानी हैं। मसाला व्यापार, स्पाइस ट्रेड, उसका आकर्षण तो हमेशा से था। यूरोप में भारतीय मसालों की मांग बहुत थी। हाँ, वो तो सुना है। हुई उस्मानिया सल्तनत, ऑटोमन एम्पायर ने कुस्तुनतुनिया मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। अच्छा। तो इससे हुआ ये कि यूरोप से भारत आने के जो पुराने जमीनी रास्ते थे वो एक तरह से बंद हो गए और समुद्री रास्तों पर अरब व्यापारियों का कंट्रोल था। और यूरोप में उस वक्त रेनेसांस पुनर्जागरण का दौर भी तो था। नई नई खोजें हो रही थी। बिल्कुल, वैज्ञानिक खोजें, साइंटिफिक इन्वेंशंस, दुनिया को जानने की उत्सुकता और नए समुद्री रास्ते, सी रूट्स खोजने की एक होड़ सी मची हुई थी। सबको भारत पहुंचना था। तो इस होड़ में सबसे पहले कौन निकला? पुर्तगाली, पोर्चुगीज। 1498 में वास्को द गामा वो अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचा। कालीकट वहां का शासक था जमोरिन। हाँ उसने स्वागत किया था शायद। हाँ, स्वागत तो किया, लेकिन जो अरब व्यापारी वहां पहले से थे उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। जाहिर है, कंपटीशन जो आ गया था। और कहते हैं वास्को डी गामा को इस सफर से बहुत फायदा हुआ। अरे बहुत ज्यादा। कहा जाता है कि वो जो माल, खासकर काली मिर्च, पेपर, यहाँ से ले गया, उस पर उसे यूरोप में 60 गुना मुनाफा हुआ। 60 गुना? तब तो पुर्तगाल की दिलचस्पी बढ़नी ही थी। बिल्कुल। और कहते हैं इस सफर में उसे गुजराती नाविक अहमद इब्न मजीदी ने भी रास्ता दिखाया था। पुर्तगाली सरकार ने फिर एक तरह से अपना विभाग ही बना दिया, एस्टादो द इंडिया, भारत से व्यापार के लिए। और उन्होंने अपनी पहली फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ लगाई? 1503 में कोचीन, केरल में, और दूसरी 1505 में कन्नूर, वो भी केरल में ही। लेकिन सिर्फ फैक्ट्री लगाने से तो बात नहीं बनी होगी। उन्होंने अपनी पकड़ कैसे मजबूत की? गवर्नर्स को भेजकर। पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी एल्मेडा 1505 में। उसकी एक खास पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब शांत जल की नीति। उसका मानना था कि समुद्र पर दबदबा कायम करना ज्यादा जरूरी है जमीन पर किले बनाने से। हिंद महासागर पर कंट्रोल। दिलचस्प। लेकिन असली खिलाड़ी तो शायद एल्बुकर्क था। हाँ, अल्फांसो डी एल्बुकर्क। उसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक, रियल फाउंडर माना जाता है। वो अल्मीडा से आगे गया। उसने जमीन पर कब्जा करने पर जोर दिया। जैसे गोवा? बिल्कुल। 1510 में उसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया और गोवा फिर लंबे समय तक उनका हेडक्वार्टर रहा। और भी कहीं कब्जा किया उसने? हाँ, 1511 में मलक्का, जो दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार का बड़ा केंद्र था, और 1515 में हॉर्मूज, फारस की खाड़ी के मुहाने पर। बहुत स्ट्रेटेजिक जगहें थीं ये। अच्छा। और उसने कोचीन को अपना शुरुआती केंद्र बनाया था? जी। और उसकी एक और पॉलिसी थी, मैरिज पॉलिसी। उसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्यों? ताकि यहीं उनकी आबादी बढ़े, जड़ें मजबूत हों। उसने सती प्रथा पर रोक लगाने की भी कोशिश की थी। फिर नीनो डी कुन्हा आया। उसने राजधानी गोवा बदली। हाँ, नीनो डी कुन्हा ने 1530 में राजधानी कोचीन से गोवा शिफ्ट की। उसने दीव और बसीन पर भी कब्जा किया गुजरात के शासक बहादुर शाह से। बंगाल में हुगली और पूर्वी तट पर सेंट थॉमे में भी पुर्तगाली बस्तियां बसाईं। और वो कार्ट्स सिस्टम क्या था? सुना है बड़ा बदनाम था। हाँ, कार्ट्स आर्मेडा काफिला सिस्टम। कार्ट्स एक तरह का परमिट या लाइसेंस था। अच्छा। भारतीय जहाजों को अरब सागर में चलने के लिए ये पुर्तगालियों से लेना पड़ता था, पैसे देकर। और अगर नहीं लिया तो पुर्तगाली अपने आर्मेडा यानी जहाजी बेड़े से उन जहाजों को लूट लेते थे या डुबो देते थे। हुगली तो उनकी समुद्री लूटपाट, पायरेसी का बड़ा अड्डा बन गया था। बाप रे। लेकिन क्या उनका कुछ अच्छा योगदान, कंट्रीब्यूशन भी था भारत में? हाँ, कुछ चीजें हैं। जैसे भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस
1556 में गोवा में उन्होंने ही लगाई। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस। और कई नई फसलें, तंबाकू, आलू, टमाटर, लाल मिर्च, मक्का, काजू, अनानास और वो मशहूर अल्फांसो आम भी। अरे वाह, आम भी। हाँ, जहाज बनाने की यूरोपीय कला, शिप बिल्डिंग आर्ट और ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी का प्रचार भी उनके साथ आया। गोवा के चर्चों में जो गॉथिक आर्किटेक्चर दिखता है वो भी उन्हीं की देन है। तो फिर इनका पतन क्यों हुआ? मतलब ये कमजोर क्यों पड़ गए? कई कारण थे। एक तो उनकी धार्मिक असहिष्णुता, रिलीजियस इंटॉलरेंस, जबरदस्ती धर्म बदलवाना लोगों को पसंद नहीं आया। फिर दूसरी यूरोपीय कंपनियां आ गईं जैसे डच और अंग्रेज, उनसे लगातार लड़ाइयां हुईं। उनकी लूटपाट वाली नीति भी ठीक नहीं थी और ब्राजील की खोज के बाद उनका ध्यान उधर ज्यादा बट गया। और गए सबसे आखिर में 1961 में। हाँ, ऑपरेशन विजय से गोवा, दमन और दीव आजाद हुए। सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए। पुर्तगालियों के बाद कौन आया? डच। जी, डच, जो हॉलैंड या नीदरलैंड्स के थे। पहला डच नागरिक कॉर्नेलिस डे हाउटमैन, वो 1596 में ही आ गया था। और उनकी कंपनी, वो भी सरकारी थी? नहीं, उनकी कंपनी थी वेरेग्निदे ऊस्टिंडिश कंपाउंडी, VOC, 1602 में बनी। ये एक जॉइंट वेंचर थी, मतलब कई निवेशकों का पैसा लगा था। इसे सरकार से व्यापार के साथ साथ संधि करने, युद्ध करने, किले बनाने के भी अधिकार मिले थे। ये बहुत पावरफुल थी। अच्छा, तो इन्होंने फैक्ट्री कहाँ लगाई? पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में, पूर्वी तट पर। फिर पुलिकट उनका बड़ा सेंटर बना। वहां उन्होंने किला भी बनाया, सोने के सिक्के, पैगोडा। हाँ, सोने के सिक्के। इसके अलावा सूरत, बंगाल में चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागपट्टिनम, कई जगह अड्डे बनाए। इनका मुख्य योगदान क्या माना जाता है? उन्होंने भारत से कपड़ा व्यापार, टेक्सटाइल ट्रेड को बहुत बढ़ावा दिया। वो भारत से कपड़ा ले जाकर दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला द्वीपों में बेचते थे। मसालों से ज्यादा उन्होंने कपड़े पर फोकस किया। और एक और बात, वो पहले थे जिन्होंने अपने कर्मचारियों को वेतन देना शुरू किया। इंडस्ट्रियल सैलरीड वर्कर्स एक तरह से। लेकिन ये भी ज्यादा टिके नहीं भारत में, अंग्रेजों से हार गए थे शायद। हाँ, 1759 में बेदारा का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बेदारा, बंगाल में। उसमें अंग्रेजों ने उन्हें बुरी तरह हराया। उसके बाद भारत में उनकी शक्ति लगभग खत्म हो गई। उनका शायद ज्यादा ध्यान इंडोनेशिया, मलाया वगैरह पर था। ठीक है, तो पुर्तगाली गए, डच भी साइडलाइन हो गए। अब आते हैं वो जिन्होंने सबसे लंबा राज किया, अंग्रेज, ब्रिटिश। हाँ, कहानी वैसे तो 1599 में जॉन मिल्डन हॉल के जमीनी रास्ते से आने से शुरू होती है, लेकिन कंपनी की बात करें तो 31 दिसंबर 1600। इस दिन क्या हुआ था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर जारी किया, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम की कंपनी बनी। यही है ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये प्राइवेट कंपनी थी? हाँ, बिल्कुल प्राइवेट कंपनी, शेयर होल्डर्स की। महारानी ने इसे पूरब के साथ व्यापार का 15 साल का एकाधिकार मोनोपोली दिया था। बाद में 1609 में राजा जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए कर दिया। कंपनी का पहला जहाज कब आया? 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर या रेड ड्रैगन जहाज सूरत पहुंचा। अच्छा, सूरत। हॉकिंस फिर मुगल दरबार गया था, जहांगीर के पास। उसे 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि भी दी। लेकिन फैक्ट्री की इजाजत मिली? पक्की इजाजत नहीं मिली, पुर्तगालियों के दबाव के कारण। पहली अस्थायी फैक्ट्री उन्होंने 1611 में मसूलीपट्टनम में लगाई, पूर्वी तट पर। सूरत में कब खुली? सूरत में पक्की फैक्ट्री 1613 में खुली। इससे पहले 1612 में उन्होंने सूरत के पास स्वली की लड़ाई में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को हराया। अच्छा, तो मुगल इंप्रेस हुए होंगे? बिल्कुल, उन्हें लगा कि अंग्रेज समुद्र में पुर्तगालियों का मुकाबला कर सकते हैं। इसके बाद 1615 में सर टॉमस रो आए, राजा जेम्स प्रथम के दूत बनकर। हाँ, इनका नाम सुना है। वो 3 साल जहांगीर के दरबार में रहे और उन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का फरमान हासिल कर लिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। दक्षिण भारत में उनका क्या रहा? 1639 में उन्होंने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां किला बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये उनका साउथ का हेडक्वार्टर बना। और उससे पहले गोलकुंडा से भी कुछ मिला था? हाँ, 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान मिला था। सिर्फ 500 पैगोडा सालाना देकर गोलकुंडा के बंदरगाह पर व्यापार की छूट मिल गई थी। बड़ी रियायत थी ये। और बंगाल, वो तो सबसे अमीर सूबा था। हाँ, बंगाल पर तो सबकी नजर थी।
अंग्रेजों ने 1651 में हुगली में फैक्ट्री खोली। वहां के सूबेदार थे शाह शुजा। शाह शुजा औरंगजेब का भाई। जी, उनसे उन्हें सिर्फ 3000 रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना टैक्स दिए व्यापार करने का अधिकार पत्र मिल गया, जिसे निशान कहते थे। सिर्फ 3000 में? कमाल है। और बॉम्बे कैसे मिला? वो तो दहेज में मिला था ना। ऐसे हुई। पुर्तगालियों ने बम्बई का टापू दहेज में दे दिया। इंग्लैंड के राजा को? हाँ, फिर 1668 में राजा चार्ल्स ने इसे सिर्फ 10 पाउंड सालाना किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड? मतलब लगभग मुफ्त में? बिल्कुल। गेराल्ड ऑन्गियर ने इसे एक शहर के रूप में बसाया और ये सूरत की जगह पश्चिमी तट पर कंपनी का मेन बेस बन गया। और कलकत्ता? कलकत्ता की कहानी भी दिलचस्प है। 1798 में कंपनी ने बंगाल के सूबेदार से 3 गांव सुतानानती, कालीकटा और गोविंदपुर इनकी जमींदारी खरीद ली। अच्छा, जमींदारी। हाँ, और यहीं पर जॉब चारनॉक ने कलकत्ता शहर की नींव रखी और फोर्ट विलियम किला बनाया। ये पूर्वी भारत में उनका गढ़ बन गया। तो मद्रास, बंबई, कलकत्ता तीनों प्रेसिडेंसी शहर धीरे धीरे बन गए। जी, और फिर 1717 में आया वो फरमान जिसने अंग्रेजों की स्थिति और मजबूत कर दी। फर्रुखसियार वाला? हाँ, मुगल बादशाह फर्रुखसियर का शाही फरमान, रॉयल डिक्री फरमान। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्यों? ऐसे क्या था इसमें? जॉन सरमन के नेतृत्व में एक मिशन गया था बादशाह के पास। उसमें एक डॉक्टर थे, विलियम हैमिल्टन। अच्छा। उन्होंने बादशाह की किसी बीमारी का इलाज कर दिया। अच्छा। बादशाह खुश हो गए। उन्होंने फरमान जारी किया कि बंगाल में सिर्फ 3000 रुपए सालाना देने पर कंपनी का सारा व्यापार टैक्स फ्री, सूरत में 10,000 रुपए सालाना पर सारे टैक्स माफ, और कंपनी जो सिक्के बंबई में बनाती थी वो पूरे मुगल साम्राज्य में चलेंगे। ये तो बहुत बड़ी छूट थी। बहुत बड़ी। इसने कंपनी को बहुत फायदा पहुंचाया, लेकिन इसी के गलत इस्तेमाल ने आगे चलकर बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच झगड़े की नींव रखी। अंग्रेजों की कहानी तो लंबी चलेगी। बीच में डेनिश भी आए थे, डेनमार्क वाले। हाँ, डेनिश भी आए डेनमार्क से। उनकी डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनी। उन्होंने कहाँ फैक्ट्री लगाई? पहली 1620 में तमिलनाडु में ट्रैंकोबार में, और दूसरी जो ज्यादा अहम थी 1676 में बंगाल के सिरामपुर में। सिरामपुर तो मिशनरी गतिविधियों के लिए ज्यादा जाना जाता है शायद। हाँ, उनका व्यापार ज्यादा नहीं चला। सिरामपुर उनका मुख्य केंद्र रहा, पर वो व्यापार से ज्यादा ईसाई धर्म प्रचार और शिक्षा के लिए जाना गया। आखिरकार 1845 में उन्होंने अपनी सारी बस्तियां अंग्रेजों को बेच दीं और चले गए। तो वो ज्यादा टिके नहीं। अब आते हैं आखिरी बड़ी यूरोपीय शक्ति पर, फ्रांसीसी, फ्रेंच। जी, फ्रांसीसी सबसे आखिर में आए। उनकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी des Indes ओरिएंटालिस, बनी 1664 में। इसे किसने बनवाया था? इसे राजा लुई 14वें के मशहूर वित्त मंत्री थे कोलबर्ट, उन्होंने बनवाया था। और ये अंग्रेजी या डच कंपनी से अलग थी। कैसे? ये पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी थी। सरकार का पैसा, सरकार का कंट्रोल। अच्छा, तो फैसले लेने में दिक्कत होती होगी। हाँ, ये एक कारण बना उनकी असफलता का आगे चलकर। खैर, उन्होंने पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में खोली, फ्रांसवा कैरो के नेतृत्व में। सूरत में तो सब थे। हाँ, दूसरी फैक्ट्री अगले ही साल 1669 में मसूलीपट्टनम में। उनका मुख्य केंद्र कौन सा बना? पौंडीचेरी। इसकी स्थापना 1674 में फ्रांसवा मार्टिन ने की थी। ये फ्रांसीसी भारत की राजधानी बना। बंगाल में चंद्रनगर पर भी उनका कब्जा था। शुरुआत में तो ये भी व्यापारी कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन 1742 में एक शख्स आया जिसने सब बदल दिया, जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स। वो गवर्नर बनकर आया। डुप्लेक्स, इनका नाम तो बहुत सुना है। हाँ, ये बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने भारत में व्यापार से आगे बढ़कर एक फ्रांसीसी साम्राज्य बनाने का सपना देखा। कैसे? उसने भारतीय राजाओं के आपसी झगड़ों में दखल देना शुरू किया। एक राजा का पक्ष लेना, उसे अपनी सेना की मदद देना और बदले में पैसा और इलाके लेना। उसने एक तरह की सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस का इस्तेमाल किया, जिसे बाद में अंग्रेजों ने अपनाया। अच्छा, तो सहायक संधि का आइडिया डुप्ले का था। हाँ, काफी हद तक। इस नीति से अंग्रेजों के साथ उनका टकराव तय था, क्योंकि अंग्रेज भी वही कर रहे थे। और इसी से हुए कर्नाटक युद्ध।
कार्नाटिक वॉर्स। बिल्कुल, दक्षिण भारत में कर्नाटक के इलाके में ये युद्ध हुए, इसलिए इन्हें कर्नाटक युद्ध कहते हैं। 3 हुए थे। पहला कब हुआ? पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक। यह असल में यूरोप में चल रहे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध का ही भारत में असर था। अच्छा, यूरोप की लड़ाई यहाँ लड़ी जाती थी। हाँ, इसमें एक अहम लड़ाई हुई, सेंट थोमे की लड़ाई। हाँ। फ्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब की बड़ी सेना को हरा दिया। इंटरेस्टिंग। युद्ध खत्म हुआ एक्स-ला शेपेल के संधि से। और दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक। ये हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी के लिए उत्तराधिकार के झगड़ों की वजह से हुआ। डुप्ले ने एक तरफ के दावेदारों का साथ दिया, अंग्रेजों ने दूसरी तरफ के। इसमें कौन जीता? शुरुआत में फ्रांसीसी हावी रहे, अंबूर की लड़ाई जीती, लेकिन फिर रॉबर्ट क्लाइव ने आरकाट पर हमला करके पासा पलट दिया। और इसी बीच फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया। ये तो बड़ी गलती हुई होगी। बहुत बड़ी, शायद सबसे बड़ी गलती। युद्ध पौंडीचेरी की संधि से रुका, पर डुप्ले का जाना फ्रांसीसियों के लिए बड़ा झटका था। और तीसरा युद्ध, वो निर्णायक था। हाँ, तीसरा कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटिक वॉर, 1758 से 63 तक। ये भी यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। इसमें 1760 में हुई वांडी वॉश की लड़ाई। बैटल ऑफ वांडी वॉश, ये नाम तो याद है। हाँ। ये निर्णायक लड़ाई थी। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे सर आयर कूट और फ्रांसीसियों का काउंट डी लाली। तो इस हार से भारत में फ्रांसीसी कहानी खत्म। लगभग 1763 में पेरिस की संधि हुई। फ्रांसीसियों को उनकी बस्तियां जैसे पौंडीचेरी वापस तो मिल गईं, लेकिन अब वो वहां किलेबंदी नहीं कर सकते थे, सेना नहीं रख सकते थे। वो बस व्यापारी बनकर रह गए। भारत में उनका साम्राज्य का सपना टूट गया। तो फ्रांसीसियों की हार के क्या कारण रहे? डुप्ले को वापस बुलाना और हाँ, वो तो था ही। उनकी कंपनी सरकारी थी तो फैसले लेने में देर लगती थी, नौकरशाही हावी थी। अंग्रेजों की नौसेना, नेवल पावर उनसे कहीं ज्यादा मजबूत थी। ये तो बहुत बड़ा फैक्टर रहा होगा। बिल्कुल। और 1757 में प्लासी की लड़ाई जीतकर अंग्रेजों को बंगाल मिल गया था। बंगाल के पैसे और संसाधनों ने उन्हें बहुत ताकत दी जो फ्रांसीसियों के पास नहीं थी। और काउंट डी लाली भी डुप्ले जैसा योग्य लीडर साबित नहीं हुआ। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, इतनी सारी यूरोपीय शक्तियां आईं, पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, लेकिन आखिर में सफल अंग्रेज ही क्यों हुए? क्या खास था उनमें? देखिए, अगर दूसरी यूरोपीय शक्तियों से तुलना करें तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बनावट बेहतर थी। प्राइवेट कंपनी थी तो फैसले जल्दी होते थे, मुनाफा कमाने पर ज्यादा फोकस था। हाँ, ये तो है। उनकी नौसेना सबसे ताकतवर थी, नेवल सुप्रेमेसी। उनकी सेना ज्यादा अनुशासित और बेहतर प्रशिक्षित थी, मिलिट्री स्किल्स। इंग्लैंड में सरकार भी ज्यादा स्थिर थी। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फायदा भी उन्हें मिलने लगा था। और एक और बात, उन्होंने शुरुआत में धर्म प्रचार पर ज्यादा जोर नहीं दिया। अच्छा, मतलब पुर्तगालियों की तरह नहीं। हाँ, इससे भारतीय शासकों को उनसे खतरा कम महसूस हुआ, कम से कम शुरुआत में। और अगर भारतीय शक्तियों के सामने उनकी सफलता देखें, मुगल तो कमजोर हो रहे थे, पर मराठा, मैसूर, सिख जैसी ताकतें तो थीं। हाँ, थीं, लेकिन अंग्रेजों के पास बेहतर और आधुनिक हथियार थे। उनके पास क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलेज़ली जैसे बहुत ही योग्य और चालाक लीडर थे, क्वालिफाइड लीडरशिप। कूटनीति में माहिर। बिल्कुल। कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत थी, फाइनेंशियल साउंडनेस, सेना में अनुशासन बहुत था, मिलिट्री डिसिप्लिन, और उनमें एक राष्ट्रीय एकता की भावना थी, सेंस ऑफ नेशनलिज्म कह सकते हैं, जो उस वक्त भारतीय राज्यों में नहीं थी। वो आपस में ही लड़ रहे थे। हाँ, इसी फूट का फायदा उन्होंने उठाया। बिल्कुल। तो ये थी कहानी भारत में यूरोपीय शक्तियों के आने की, उनके जमने की और उनके आपसी संघर्ष की। पुर्तगाली आए, डच आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, सब ने अपनी किस्मत आजमाई। हाँ, संघर्ष किया, व्यापार किया, लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन अंत में बाजी अंग्रेजों के हाथ लगी। आफे की नहीं है, ये धीरे धीरे राजनीतिक वर्चस्व की, कूटनीति की, युद्ध की और आखिरकार साम्राज्यवाद की स्थापना की कहानी बन गई। बिल्कुल, जिसने आने वाली सदियों के लिए भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों को ही बदल कर रख दिया। आज की इस चर्चा ने वाकई कई परतें खोली हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, अगर इतिहास थोड़ा अलग होता, मान लीजिए वांडी वॉश की लड़ाई अंग्रेज हार जाते और फ्रांसीसी जीत जाते, या ये यूरोपीय शक्तियां आपस में इतना ना लड़ती,
अगर अंग्रेजों के बजाय फ्रांसीसी भारत में अपना दबदबा कायम कर लेते तो आज का भारत कैसा होता? क्या हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारी राजनीति, कानून, क्या ये सब कुछ अलग होते? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।